प्रभात चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक बार आपसे पूरा निवेदन कर दूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हर सोशल मीडिया पर। यही मेरी ताकत है और आप लोगों का शेयर करना, सब्सक्राइब करना ही जो है हम अन्य लोगों के पास पहुंचने के एक माध्यम बनेगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो अभी जो सरकार द्वारा किसान जो बिल लाया गया है उसी के संबंध में। इसमें 3 तरह करके बिल लाए गए हैं। हम तीनों को हम एक में सम्मिलित करके एक सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें मैं 2 तथ्यों को इन तीनों बिलों से अलग करके पहले समझा लूँ। जो है इसमें एक शब्द है बिचौलिया और दूसरा जो है ये जो बिल आया है ये जो इस समय वर्तमान में जो बिल है उससे ये अलग है। जो है विरोध किस चीज़ का है, अगर सपोज कर लीजिए कि जो नई बिल है जो आई हुई है ये किसानों के ऊपर है कि आप इसको चाहे तो लागू कीजिए, चाहे तो न लागू कीजिए। ये ऊपर आपकी थोपी नहीं जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लायक नहीं है तो आप ठीक है, आप पूर्ववत जो सरकार की जो पॉलिसी है, किसान की जो नीति है उस पर आप चलिए, जो कोई रोक नहीं रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये विरोध हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। ये तो वैसे ही विरोध है जैसे कि अभी जेईई और नीट की जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे उसमें भी जो है विपक्षियों ने विरोध किया, निर्मूल था वो, जो है वो होना चाहिए था, वो हुआ भी। जो है ऐसे ही चाइना और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है उस पर भी बेमतलब कि सरकार का विरोध करते विपक्षी जो है। तो विरोध जो है, विरोध का कुछ एक अर्थहीन विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है, जिसको अगर लगे कि ये पक्ष में है तो ठीक है, उस व्यवस्था को अपनाए, नहीं है तो पुरानी चीज़ें हैं वो लागू करें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि ये जो नया बिल आया हुआ है इससे बिचौलिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा मानना है बिचौलिया शब्द का प्रयोग एक अच्छे संदर्भ में नहीं लिया जाता है। दुनिया में कोई भी व्यापार हो, किसी भी तरह का काम हो, जब आप उत्पाद में आते हैं लेकर के उसको जो है बाजार में आए और समाज में जाए, कहीं भी जाए, तो बिना बिचौलिया का कुछ नहीं होना है। तो बिचौलिया न जाएगा न ख़त्म होगा, वो रहेगा और रहना भी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आप अपने घर में शादी विवाह खोजते हैं, आपके बिचौलिया काम आता है कि नहीं आता। वो दोनों परिवारों को जानता है, आप दोनों को मिलाता है, जो है आप बात कर लेते हैं, वहाँ बिचौलिया होता है। आप एक छोटा सा फ्लैट खरीदने जाइए, जो है फ्लैट खरीदने जाते हैं, वहाँ भी एक बिचौलिया होता है जो आपका माध्यम बनता है काम करने के लिए। तो बिचौलिया कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम बहुत ख़राब समझते हैं। मेरा तो मानना है कि ये बिचौलिया जो दोनों के बीच का एक सेतु का काम करता है। अगर आपको चीज़ें पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। तो बिचौलिया शब्द को हटा दिया कर अगर हम उसको कहें कि कोऑर्डिनेटर है, एडवाइज़र है, तो यही शब्द अपने आप में जो है वो अच्छा लगने लगता है। जैसे कि जितने भी बीमा उत्पाद हैं वो बिना एजेंट के, बिना अभिकर्ता के संभव नहीं है। इसमें से हम लोग जितने भी हम मेरी बातें सुनने इससे सहमत होंगे, जो है कि बिना एजेंट के एजेंट आपके पास आए हुए आप बीमा कराते हैं। बहुत कम लोग हैं, 100 आदमी में 2-4 ही होंगे जो जा करके स्वतः ऑफिस पहुंचते हैं और अपना बीमा कराते हैं। वो एजेंट ही वो बीमा एजेंट ही काम करता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी है, आप वहाँ निवेश करते हैं, जो है वहाँ एक एडवाइज़र होता है। जो तो मेरा मानना है कि ये जो बिचौलिया शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है ये थोड़ा सा भ्रामक है, इसको समझने की ज़रूरत है। बिचौलिया हमेशा रहा है और वो आगे रहेगा भी और रहना भी चाहिए। इसका रूप जरूर बदलेगा, प्रतिरूप इसका बदल जाएगा। मैं इसको आगे जब बातें करूँगा जो है तो उसमें बताऊँगा कि कैसे बिचौलिया का रूप बदल रहा है। अब जो बिल जो पारित हुए हैं
इसमें कि 2 बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गए। तीसरा जो है अभी जो आवश्यक वस्तु विधेयक है, ये राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है। तो दोनों में एक तो ये है कि पहले में ये है कि आपको एक सुरक्षा दी जा रही है, आपकी फसल के जो मूल्य हैं वो वास्तविक मूल्य मिले, आपको किसान को मिले, उसकी सुरक्षा दे रही है जो है। और जो दूसरा है कि वो उसके अपने उत्पाद को कहीं भी बाजार में बेचा जा सकता है। पहले में देखिए कि क्या होता था कि आप जब जाते थे मंडी में बेचने के लिए, तो वहाँ मंडियों में टैक्स भी लगते थे। अभी जो नई व्यवस्था आई है उसमें टैक्स सिस्टम ख़त्म कर दिया। आप कहीं भी किसी जगह आप अपने माल को बेच सकते हैं, जहाँ कहीं बेच सकते हैं। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। ये एक आंकड़ा ये सभी लोगों के सामने है, सरकार द्वारा आंकड़ा है कि 86.7% जो छोटे और सीमांत यानी कि मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर, स्मॉल और मार्जिनल का मतलब ये है कि जो 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक के, ये दोनों इसमें आते हैं। तो 86.2% फार्मर इसमें आते हैं। सोच लीजिए कि ये किसानों का बहुत बड़ा तबका है जो है, और ये कुल खाद्य जो क्रॉप है उसके उत्पाद का 47.3% उत्पादन करता है। तो करीब करीब आधा ये उत्पाद करता है। ये जो छोटे किसान हैं इनको कैसे कोई अगर सपोज कर लीजिए कि ये कारोबारी या उद्योगपति आता है, तो ये उनसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे जो है, ये बहुत मुश्किल है। तो फिर ये करेंगे क्या जो है, 2 चीज़ें होंगी जो गांव का जो बड़ा काश्तकार है वो हो सकता है कि इन लोगों से माल खरीद ले जो है, और वो अपना जो है वो उद्योगपति या कारोबारी जो भी हो, फैक्ट्री मालिक जिससे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे वो कर ले। तो यहाँ बिचौलिया देखिए बदल गया जो है। यहाँ बिचौलिया गांव का ही आदमी बड़ा आदमी हो गया, वो छोटे को लेकर के और माल उससे कॉन्टेक्ट कर लिया है कि हम कि उनको बताएगा कि फसल की ये इस रेट पे आया हुआ है, तो उसमें अपने माल में दूसरे का भी माल रख लिया और उसको बेच दिया। तो बिचौलिया यहाँ पर काश्तकार ही हो गया, जो बड़ा काश्तकार। एक दूसरे तरह का भी बिचौलिया आ सकता है। जब ये सिस्टम जब बढ़ेगा आगे, बाजार सिस्टम होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होगा। जो मैं आजकल देखता हूँ कि फ़ोन से लोग, कोई सपोज कर लीजिए कि आपका घर मकान बन रहा है, आपको बालू मंगाना है, तो जो ट्रक मालिक है वो 2-3 जगह फ़ोन करता है और देखता है कि हमारा पर क्यूबिक फीट जो है 2-4-5 रुपया कहाँ कम मिलता है, वो वहाँ से लेकर के और फिर माल को गिरा देता है। तो ये संभावना एक ये भी बनता है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट में लोग लगे हुए हैं, ये लोग भी बिचौलिया का काम करना शुरू करेंगे। तो ये बिचौलिया का रूप बदलेगा जो है, बिचौलिया खत्म नहीं होगा। मेरा बस आपको समझाने का संदर्भ बस यही है। अब हम इसके जो स्वरूप है जिस पर कि बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो किसान जो है वो बिक जाएगा, उसके दबाव में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब भी गांव घर जाता हूँ तो अगल बगल के लोगों से थोड़ी बहुत बात होती है मेरी। मैं इधर करीब 5-6 साल तो एक नया मैंने पैटर्न देखा कि गांव में जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा का पूरा खेत ही जो है किसी को दे रहे हैं। जैसे कि 1 बीघा खेत है तो उसका 8,000 से लेकर के 12,000 तक का रेट मैंने गांव में देखा हुआ है, उधर गांव में दे रहे हैं। और वहाँ गांव का जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मशीन है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, उसकी खेती करके उसको दे देता है। वो पहले काम नहीं करता था, गाँव में खेत बचती रह जाता था, इसलिए अब उसको लाभ भी मिल जा रहा है। तो एक ये जो व्यवस्था है, एक तरह से देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बदला हुआ रूप ही है जो है। अब जब किसान को कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपके खाद बीज की भी व्यवस्था करे और आपके फसल के उत्पाद का एक दाम भी लगाते, तो उससे क्या होता है, उसकी जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता किस चीज़ का, कृषि तो आप जानते ही हैं प्रकृति पे निर्भर है, सूखा बाढ़ कुछ भी हो सकता है,
तो ये अनिश्चितता खत्म करने के लिए अगर शुरू में ही किसी से कांटेक्ट हो गया, सपोज कर लीजिए कि आपका हम आलू जो है 10 रुपया या 15 रुपया के रेट से लेंगे, तो जो किसान भी है वो भी सुरक्षित हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, हमारे ऊपर की एक जगह जहाँ मिल जाएगी उसे, और फिर वो उससे कांटेक्ट कर देगा। पहले ऐसा नहीं होता था, उसको पता नहीं है आलू महंगा होगा कि सस्ता होगा, हम जो बोए हैं उसका मेरे पास ऊपर का दाम भी, मेरा बीज भी निकल पाएगा, जो मेरा मेहनत है वो भी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी उसको दूर कर देगा। लेकिन थोड़ा सा इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर और डिटेल में समझें तो इसमें क्या लूप होल है उसको भी समझना होगा। सपोज कर लीजिए कि आपने आलू या गेहूँ कुछ भी फसल आपने उगाया और उस कारोबारी से या उस उद्योगपति से जो भी है जिससे आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, आपने रेट एक तय कर लिया है अभी उत्पादन के पहले ही कि मैं आपका ये अमुक उत्पाद 20 रुपये किलो खरीदूँगा। जब वो फसल कटने को हो गई और उस समय अगर मार्केट में वो उत्पाद 20 रुपया से ज़्यादा बिक रहा है, सपोज करिए 25 रुपया बिक रहा है, तो आपके दिमाग में या किसान के दिमाग में तो होगा कि यार 5 रुपये तो मेरा सस्ता बिक रहा है, उसके मन में एक लालच होगा जो है कि क्यों ना हम मार्केट में यही बेच देंगे। तो यहाँ पे एक विवाद उत्पन्न हो सकता है जिससे कॉन्टेक्ट किया होगा। कम दाम पे अगर है तब तो कोई बात, बहुत खुश रहेगा कि चलो भाई ले लो, हमारा आपके पास कॉन्टेक्ट हुआ है इसके में। लेकिन अगर अधिक दाम हुआ तो ये विवाद ये हो सकता है। एक दूसरी चीज़ और भी हो सकती है कि कॉन्टेक्ट किया है वो तो फसल का किया हुआ है, तो पूरे उत्पादन का नहीं किया हुआ, कितना उत्पादन उसको पता नहीं कितना उत्पादन होगा। जो सपोज कर लीजिए कि उसको 1000 कुंतल उसके खेत से आलू पैदा हुआ है, अब मार्केट में भाव कुछ अधिक है, यहाँ हम कॉन्टेक्ट किए हैं उससे कम का भाव है, तो वो सोचता है कि क्यों ना हम अपने जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जिससे कॉन्टेक्ट किए हैं उससे मैं अपना संबंध भी बनाए रखूँ और थोड़ा फ़ायदा भी ले लूँ। तो पता लगा कि 1000 कुंतल उसके पास हुआ है आलू, वो 600 कुंतल तो जो है वो मार्केट में ऊँचे भाव पर बेच दिया, जो उसके भाव पर चल रहा है, और 400 उसको दे दिया जो। तो एक यहाँ भी कुछ हमको लगता है कि स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो कैसे होगा जो है अगर ऐसा हो तो। तीसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई विवाद होता है कॉन्ट्रैक्टर में और किसान, तो उसको एसडीएम जो है उस विवाद को सॉल्व करेगा 1 महीने के अंदर होगा जो है ये विवाद। इस पर थोड़ा सा और भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह से न्यायालय में होता है कि कोई सही न्याय बहुत जल्दी मिल नहीं सकता है, और अक्सर जो गरीब होते हैं उनके पक्ष में ये वो न्याय नहीं हो पाता। तो यहाँ एसडीएम के ऊपर भी ये इस तरह का जो है दबाव रहे कि अगर वो न्याय जो है वो सही नहीं करता या समय से नहीं करता तो उसके ऊपर भी कुछ दंड के प्रावधान जो है वो लागू हो, ताकि ये अच्छे से निपटारा दोनों का ये हो सके। जो सबसे जो बड़ी जो विरोध का जो शुरू लेकर के हुआ है वो एमएसपी को लेकर के हुआ है। एमएसपी सरकार का कहना है कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, वो होगा जो। लेकिन देखिए एमएसपी को समझना एक बहुत टेढ़ी चीज़ है, उसको ज़रा समझिए आप कहते हैं कि सरकार को एमएसपी पे ले और जो मंडी है या आड़त वाला है उसको ये, मैंने देखा टीवी में आजकल बहस चल रही है कि उसमें ये कर दिया जाए इससे आप कम पे आप नहीं लेंगे, कम पे लेंगे तो आपको जेल जाना होगा। जो बाज़ार में ये सब नहीं चलता है। बाज़ार में जब तक आप उसको फ्री नहीं करेंगे तो बाज़ार चल नहीं पाएगा। ये नियम कानून इस तरह से नहीं चलता। अब आप ये बताइए जैसे धान है, अब धान की कितनी वेराइटियाँ हैं, बासमती का चावल है उसका कुछ रेट अलग है, काला नमक है उसका चावल रेट अलग है, मंसूरी है उसका रेट अलग है। तो आप एमएसपी जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कि जो सारे चावलों का और धानों का रेट अलग अलग हो जाए, वो तो एक धान का एक समर्थन मूल्य तय कर दिया जो है, तो उसके क्वालिटी पे है। अब आप जो है जो व्यापारी है, आप समझ के लिए जो अभी जो प्रचलन में है मंडी जो है वो कैसे लेगा भाई। आप जो एमएसपी तय कर लिए, पता लगा कि आपके धान में नमी है तो कैसे ले सकता है, तो नहीं ले सकता है। इसलिए इसको
इस बाज़ार को खोलना ही पड़ेगा कि क्वालिटी जहाँ जैसी रहेगी वहाँ उसके अनुसार से वो लेगा। तो और यही नहीं जो है सरकारी मंडियों में भी जो अभी जो क्रय मूल्य केंद्रों हैं वहाँ पे भी दिक्कत आती है कि वहाँ भी जो अधिकारी है वो लेता नहीं है, नमी है तो नहीं लेगा, आपको भगा देगा, किसान को 2 बार 4 बार दौड़ाएगा, किसान हंस करके फिर अपना वो मंडी में ही बेचता है। तो ये जो क्वालिटी चेक है और एमएसपी है ये बहुत इसको मतलब कि इतना सामान्य नहीं जो हम आप समझ ले रहे हैं कि एक रेट तय हो गया उस पर हम बेच दें। उसमें कई चीज़ें हैं और क्वालिटी है, मॉइस्चर है और इस सब को देख करके ही लेगा, कोई किसान लेता नहीं है। इसमें बदलाव क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलाव क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए कि गांव में जो लैंड है वो लेवल नहीं है, वो कुछ जगह है वो खेती के ऊंची जगह है, कुछ नीचे जगह है, जहाँ जिस उत्पाद में नमी की ज़्यादा ज़रूरत है, इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो लो लैंड है, वहाँ पे उस तरह की फसल होगी। जहाँ हाई लैंड है, जहाँ पानी नहीं लगता है वहाँ पे होगा जो है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये होगा कि अब याद कीजिए कि हम लोग बहुत जब छोटे थे तो हमारे यहाँ मक्का, ज्वार, ये सब जौ वगैरह खुद बिकते थे। आज गांव में जौ बिकती ही नहीं है और वही जौ आजकल बाज़ारों में चले जाइए, आप बड़े बड़े जो माल हैं या उसमें बिकते हैं जो है, जो जाकर खरीदते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में एक शुगर का मरीज न हो। वो खोजता है कि जौ कहाँ मिलेगा, तो वो किसान से न लेकर के वहाँ जाता है, वहाँ बहुत महंगा मिलता है। अब जौ की खेती गाँव में हो और वहाँ पे जहाँ पर उसमें पानी की यानी हमें कि जो इरिगेशन है उसमें न भी हो या कम भी हो तो भी हो जाता है वो जो है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मेरा मानना है कि क्रॉप पैटर्न बदलेगा। जो पहले हम सिर्फ पैडी या धान या जो गेहूं की जो हम फसल करते थे, बहुत चना करते थे जो है, इसमें बदलाव आएगा और नेट सोन एरिया जो कृषि की जो भूमि है उसकी में बढ़ोतरी आएगी। तो यह जो एक तरह से देखा जाए तो एक जीडीपी को भी सपोर्ट करने वाली चीज़ है। आज अब करीब 52-54% पूरे देश के लोग हैं जो खेती में व्यस्त हैं, लेकिन देखा जाए तो जीडीपी में इनका जो योगदान है महज 18 से 20% के आसपास है। आखिर में इतने दिनों से जो चला आ रहा आज़ादी के बाद ये किसानों का ये हाल कैसे रहा, क्यों नहीं बढ़ा? इसीलिए कि कोई एक नीति नहीं आई और कुछ जो है अगर पॉलिसी आ भी रही है तो उसका हम इस तरह से विरोध कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो कुछ खराबी करने आई। कोई भी सरकार अच्छे काम करती है। मैं कह रहा हूँ कि किसानों के लिए जो अभी ये सरकार है 6,000 रुपया सालाना दिए रही, इससे पहले तो इस सरकार ने ये काम नहीं किया। अभी जो गरीब जो मजदूर हैं, जो कोरोना काल में भी देखिए सारे गरीबों को जो है वो अनाज, दाल, ये सब चीज़ें मुहैया कराई है। तो इसका मतलब है कि सरकार किसान विरोधी नहीं है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। काम करना इस सरकार का काम है, पर पिछले सरकार में जैसा नहीं है। तो हमें लगता है कि स्वागत करना चाहिए और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये खराब है तो आप उस पद्धति को छोड़ दीजिए भाई। जो पुरानी पद्धति है आप उस पर चालू कीजिए। ये कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने तो इसको ये कर दिया कि ये नील की खेती जैसा तो नहीं है। भाई नील की खेती में इसमें बहुत अंतर है। नील की खेती में ज़बरदस्ती था। नील की खेती में आपको उपज अपने से तय नहीं करते थे। नील की खेती में था कि आपको इतना भुना, इसमें ऐसा कुछ आपको पाबंदी ही नहीं है। इसलिए इस तरह का अर्थहीन तर्क दे करके और आप विरोध न करेंगे। विरोध जो है हो जरूर, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। हमें बड़ा ये थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ें जो हमें जो समझ में नहीं है, जैसे कि अभी आवश्यक जो वस्तु जो नियम है जो अभी आना बाकी है, उसमें से कुछ चीज़ों पे रोक हटा दी गई है भंडारण करने के लिए। ये तक सब कोई भंडारण कर सकता है। भाई तो मेरा मानना है कि किसान भंडारण करने की क्षमता उसको कहाँ है, नहीं करता। तो ये जाओ एक जमाखोरी हो सकती है, इस पर भी सरकार को चेक करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। जमाखोरी होगी तो ये इस जो नीति है
इसके कुछ उल्टा है, इसके विचार में जरूर जाए, इसका ख्याल करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि एमएसपी में मैंने अब एक विपणन अधिकारी है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप ये बताइए कि जो वर्तमान में एमएसपी है इसका विरोध होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो समर्थन मूल्य है उससे ऊंचे दाम पर भी किसान बेचा हो या बेच सकता हो। तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि अभी इस वर्ष 2019 में पिछला जो अक्टूबर नवंबर के महीने में गेहूं का समर्थन मूल्य जो था उससे 150 रुपये अधिक मूल्य पे जो है किसान गेहूं बेचे हैं जो। तो आखिर में ऐसा कैसे हुआ? पता लगा कि उस समय आटे वगैरह के भाव जो है वो बढ़ गए, जो एकाएक बढ़ गए। तो जैसे ही बढ़ गए क्या तो जो है वो गेहूं का डिमांड बढ़ गया जो है मिलों से जो है। तो यह एक एग्जाम्पल ये बता रहा है कि कैसे बाजार मूल्य तय कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अच्छा ये बताइए आप, हमेशा से होता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होना चाहिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे कोई करे? फूड प्रोसेसिंग का उद्योग कोई कैसे लगाएगा? उसको ये जब मालूम हो जाएगा कि हाँ हमको यहाँ पे ये संसाधन मिलेगा, इसके लिए ये रॉ मटेरियल होगा। सपोज कर लीजिए कि आपको आलू का चिप्स बनाना है तो उसको मालूम होना चाहिए ना, मुझे आलू यहाँ पे इतनी मिल जाएगी जो है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये होगा जो उसको, अगर सपोज करिए कोई अगर कोई फूड प्रोसेसिंग या एग्रो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, सपोज कर लीजिए कि आपने गेहूं का जैसे कि मिल बनाना है, आटे का उसको व्यापार करना है, या कोई नमकीन बनाना है, चिप्स बनाना है, कुछ भी चीज़ों हो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जो उद्योगपति या कारोबारी, जिसको भी आप बोल सकते हैं, उसको ये बात मालूम हो जाएगा हाँ भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट इतने लोगों से किया है और उनको इतना उत्पादन, इतना टन हमको आलू मिल जाएगा, तो हम एक छोटा मोटा अपना जो है यहाँ कारोबार लगा सकते हैं। नहीं तो उसके पहले वो कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा? वो हमेशा बिचौलिया, जिसको हम बोल रहे थे मिडिल मैन जो है या आरती जो है, वो उससे आलू लेता है और फिर जूस बनाता है, उसको भी महंगा पड़ता है। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि किसान से वो जो मंडी से खरीदता था उससे सस्ता मिलेगा जो है, और इसलिए वो किसान को जो है वो जो किसान सस्ते भाव पर मंडी को बेचता है उससे ऊंचे दाम को उसको बेच, तो दोनों का फायदा इससे है जो है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एग्रो इंडस्ट्री के बढ़ने के भी इससे चांसेज होंगे, किसान की उपज के अच्छे दाम भी मिलेंगे, और जो अनिश्चितता होती थी सूखा का, पानी का, बाढ़ का, इससे भी निजात मिलेगी। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी खराबी। यहाँ एक बात और भी है, किसी चीज़ को परखने में क्या आता है भाई, आप इसको ओपन रखिए, इसको करना होगा ये विधि अपनाए जो, जिसको नहीं करना वो पुराना शुरू करे जो है। एक सम्मिश्रण होगा, एक जगह बाजार कहीं ना कहीं जा करके उसको संतुलित जरूर करेगा। मेरा मानना है कि ये जो बिल लाई गई है सरकार की और ये किसानों के हित में है। अच्छा एक बात तो मैं बता देता हूँ कि सरकार को इसमें एक चीज़ और काम करना चाहिए, एक सोशल ऑडिट का काम करना चाहिए। सोशल ऑडिट का मतलब ये है कि किसान की भी ऑडिटिंग होनी चाहिए और जो कारोबारी है उसकी भी ऑडिटिंग होनी चाहिए। इससे ये होगा कि साख बनेगा दोनों का, कि किसान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कितना ईमानदार है अपना उपज बेचने में, उपज क्या करने में, और वैसे ही कारोबारी का भी एक साख बनेगी कि नहीं भाई ये कारोबारी बढ़िया है भाई। तो उससे क्या होगा, किसान भी जो है वो पूछेंगे भाई नहीं हम उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई, वो कारोबार बढ़िया है और वो उचित दाम में देता है, कोई लफड़ा नहीं रहता है जो। और सेम चीज़ किसानों के लिए एक सोशल ऑडिटिंग की भी जिला लेवल पे व्यवस्था ये चीज़ें होनी चाहिए जो है। ये सब चीज़ें हैं। आज क्योंकि देखिए न मैं पत्रकार हूँ, न मैंने कभी जर्नलिज्म किया, तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है बोलने का। बहुत सी चीज़ें होती हैं मैं भूल गया हूँ, मैं जब बाद में याद आएगा। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि हमें थोड़ी सी आप लोग ताकत दें, कमेंट लिखें जो है हमारे में हम क्या सुधार कर सकें जो है। कि आने वाले जो वीडियो हैं जो है वो हम अपनी बातें आप तक और अच्छे माध्यम से कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करें, और जो भी आप फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इसको शेयर करते जाएं ताकि हम अपनी बातें और लोगों को दें और हम अपनी जानकारी तक करें। हम कभी भी बाकी लोगों जैसे अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे।
कि केवल सरकार के विरोध में हो या सरकार के पक्ष में। जो बातें हमें समझ में आती हैं हम आपके सामने रखते हैं, और उसमें आपको जो अच्छा लगे तो और ख़राब लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, मेरे सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अगले वीडियो के लिए तब तक हमें नमस्कार।